जय हिंद। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जी इकोनॉमिक्स में बेसिक जो डेफिनेशंस थी, जो बेसिक उसके शुरुआती इसे फाउंडेशन कहेंगे या कहेंगे कि शुरुआती जो नींव जो रखी गई थी वो डेफिनेशंस के द्वारा बेसिक कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है, वृद्धि विकास के कितने डायमेंशन होते हैं और ये टर्म किन किन मानकों पे तैयार होते हैं, इस पर हमने चर्चा कर ली थी। मेरे ख्याल से वो वीडियो अगर आपको जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको जिन लोगों की आर्थिक इकोनॉमिक्स पे समझ थोड़ी मुश्किल लगती है या जिनको अच्छा नहीं लगता है वो जाएंगे और ईजियर तरीके से उसे बार बार एक दो बार रिवाइंड करके देख लेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। दरअसल इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो आपके रोज़मर्रा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको नज़रअंदाज करना तो बिल्कुल गलत बात है। क्वेश्चंस भी आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और आप अप्लाई भी कर सकते हो और आप अपने अगल बगल के न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और बैंक में और कॉरपोरेट सोसाइटीज़ में और माइक्रो फाइनेंस में इसकी जो है इसकी पेनिट्रेशन को देखेंगे। तो ये ऐसा विषय है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो क्या किया जाए, तो ये कर सकते हैं कि चलिए उसके वीडियोस को इंटरेस्टिंग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होगा ये भी आपको बताया जाएगा। उदास मत होइए, ये बिल्कुल आपके मनोरंजन की चीज़ है, आपके ज्ञान की चीज़ है। हाँ, इसमें उतना तड़क भड़क नहीं है जो नॉर्मल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए होती है, लेकिन हाँ आपके ज्ञान का कोश बढ़ेगा और आपके वेपन्स जो है नॉलेज के वो और भी स्ट्रेंथ उनकी बढ़ेगी। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हमने कहा है कि आर्थिक विकास की माप क्या है और इसको हमने यहाँ समझाने की कोशिश की है कि मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है, कमज़ोर है, वो देश मजबूत है या वहाँ लोग खुश है या केवल पैसा ज़्यादा है या केवल खुशी ज़्यादा है, इसका क्या इक्वेशन बनता है। कितने ऐसे पैरामीटर हैं जिनके बिहार पे हम यूज़ करते हैं कि नहीं भाई ये देश जो है अच्छा है और इसका पैरामीटर बेहतरीन है और इकोनॉमिक इंडेक्स में टॉप पे आता है। ठीक है, तो उसके कई बेसिक पैरामीटर्स बने हुए हैं। पहला पैरामीटर है कि बेसिक नीड कॉन्सेप्ट। कहते हैं कि हमारी जो ज़रूरतें होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और आजकल एक चीज़ और जोड़ लीजिए, क्या, मोबाइल फ़ोन। तो जो हमारी बेसिक नीड है, मोबाइल तो थी नहीं, हमने बना दिया, या ये कहें कि जो मोबाइल बनाने वाली कंपनियां और जो मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियां हैं इन्होंने आपको एडिक्ट बनाया कि आप ज़्यादातर लोगों का जो समय ज़िंदगी की खूबसूरत और इम्पोर्टेंट समय मोबाइल पे जा रहे हैं। तो हमने अभी भी माना कि जीवन के जो बेसिक नीड हैं वो तीन ही हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा एक चीज़ उसमें जोड़ सकते हैं। तो अगर जिन देशों के पास बेसिक नीड अगर फुलफिल हो जाता है तो इसे मानते हैं कि वो देश का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। एक तो वो पैमाना माना गया। दूसरा पैमाना क्या था, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागमन। थोड़ा सा कठिन लगता है, इकोनॉमिक्स के ऐसे भाषा लोग प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा लगता है कि डरा देंगे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इसका इंग्लिश बहुत इजी है। कह रहा है कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स कॉन्सेप्ट। कह रहा है कि आपके जीवन की जो गुणवत्ता है उसका इंडेक्स क्या है, आप अपने जीवन को कितनी क्वालिटी पूर्वक जी रहे हैं। क्वालिटी पूर्वक जीने का मतलब कि अच्छे घर में रहें जिसमें कहते हैं कि भाई एयरी हो और ओपन हो, लेस पोल्यूटेड एरिया में हो, उसका रेजिडेंशियल सेटअप अच्छा हो, आप खाने में आप बड़े हाइजीनिक और बहुत ही क्वालिटी वाली चीज़ें खाते हैं जो आपके शरीर को सूट करता हो, और कपड़े आप जो ज़रूरत के अनुसार जो कंफर्टेबल कपड़े वो पहनते हो। तो रोटी, कपड़ा, मकान तो वो हो ही गया। तो और क्या है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को और कैसे समझेंगे, हम ये समझेंगे कि भाई वो अपने जीवन में जो समय बिता रहा है वो कितनी गुणवत्तापूर्वक बिता रहा है, कितना खुश होकर के, कितना प्रोडक्टिव काम करके बिता रहा है। तो ये दूसरा मेजरमेंट हो सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो ये था जीवन की, पहला था आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम, बेसिक नीड कॉन्सेप्ट। दूसरा है जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक, और इसको दिया था डेविस मोरिस ने। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नाम कई बार छोटे MCQs में पूछ लेता है कि भाई जीवन की बेसिक जो भौतिक गुणवत्ता प्रत्यागमन है वो किसने दिया था। तो डेविस मोरिस ने दिया था। इन्होंने लाइफस्टाइल दिया था, एजुकेशन दिया था, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, इस पर चर्चा करना पड़ेगा
चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, कहते हैं कि 0 साल से लेके मतलब पैदा होने से लेकर के और 1 साल तक के बच्चे में, 1 साल का बच्चा उसकी उस जी पाता है कि नहीं पूरा 1 साल। भाई कई जगह देखने को मिलता है कि डिलीवरी के टाइम पे ही बच्चे को निमोनिया हो गया या कुछ इन्फेक्शन हो गया और बच्चा मर गया। तो 0 साल से लेकर के 1 साल का बच्चा अगर जी जाता है तो वो भी मानते हैं कि नहीं भाई इसका जो है अच्छी जगह इलाज हुआ है, अच्छे हॉस्पिटल में रहा है, इसका हाइजीन केयर अच्छे से किया गया है। तो वो भी डेविस मोरिस ने क्या बोला था कि वो भी किस में आएगा कि फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, पता नहीं आप तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ज़्यादातर तो अभी 20-22 साल पहले पैदा हुए होंगे, तो मुझे लगता है ठीक ठाक ये सेटअप रहा होगा बर्थ और डिलीवरी का। लेकिन हम लोग या उनसे पहले के लोग बताते हैं कि भाई उतना अच्छा नहीं था। ग्रामीण परिवेश में डिलीवरी जो होती थी और जिस तरह से अनहाइजेनिक कंडीशन में होती थी और बच्चा मर जाता था तो लोग कहते थे कि अरे ऊपर वाले का श्राप है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, या कोई प्रकोप लग गया है, कोई नज़र लग गया। था कुछ नहीं, ये था क्या, अनहाइजेनिक कंडीशन, प्रॉपर केयरलेसनेस और मेडिकल पेनिट्रेशन की कमी। इसके वजह से बच्चों की मृत्यु हो जाती थी 1 साल से पहले। और कई की तो 5-6 बच्चे इसी जद्दोजहद में मर जाते थे। कुछ उनको हेरिडिटी डिजीजेज होती थी और इसको श्राप का नाम दे देते थे। तो ये भी एक चीज़ है जो फिजिकल क्वालिटी को इंड्यूस करती है। तीसरा है क्रय शक्ति क्षमता, जिसे परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। ये IMF ने 1993 में शुरू किया था। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसने 1993 में कौन सा कॉन्सेप्ट दिया आर्थिक विकास का, क्रय शक्ति क्षमता। क्रय शक्ति क्षमता क्या होता है भाई, आप जो है महीने के अंत में या शादी ब्याह के मौके पे या कभी भी क्या करते हैं, कुछ खरीदारी करते हैं। भाई आपका एडमिशन हो रहा है या आप कहीं जा रहे हैं पार्टी में या फिर कहीं आपको शादी ब्याह में जाना है तो आप कुछ खरीदारी करते हैं। इसके अलावा कुछ रेगुलर खरीदारी करते हैं। तो हम लोग अपने घर में अमूमन बेसिक जो ग्रेन है और जो डेली हमारी यूजेस की चीज़ें हैं उसे तो हम रेगुलर खरीदते हैं। तो उसने क्या किया कि जो बड़े बड़े जो सेलिंग पॉइंट हैं वहाँ से उन्होंने रिकॉर्ड उठाया और देखा कि इस पॉपुलेशन में कितने % लोग कितना पैसा अपने मंथली और फिर इस हिसाब से सालाना अपने जीवन पे खर्चा करते, अपने परिवार पे खर्चा करते। तो उसे बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, क्रय शक्ति क्षमता या किसी की क्रय करने की क्षमता क्या है। तो उससे भी पता चलेगा कि भाई अगर ज़्यादा खर्चा कर रहा है अपने लाइफस्टाइल पे तो इसका मतलब कि उसका डेवलपमेंट हुआ है। तो ये किसने कहा था, IMF ने ये स्टार्ट किया था। ये इंपॉर्टेंट मैं यहाँ फिर लिख रहा हूँ, ये फैक्ट फाइल में पूछेगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। अगला आता है कि नेट इकोनॉमिक वेलफेयर, निवल आर्थिक कल्याण, इसको कैसे निकालते हैं भाई, किसी व्यक्ति का इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे होगा। पहला चीज़ आप करोगे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट साल भर में कोई देश कितना बनाता है, कितना बेचता है, और 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हम निकालते हैं कि भाई इस देश ने मान लीजिए 1000 करोड़ का सामान बेचा, तो क्या हो गया, ये नेशनल प्रोडक्ट हो गया। उसमें से क्या घटाएंगे, उसमें से घटाएंगे उत्पादन पर छिपी लागत। अब उत्पादन पर भाई केवल और केवल जो पैसा आया प्रॉफिट तो है नहीं। किसी चीज़ को बनाने में मान लीजिए किसी ने एक छोटी सी कार बनाई तो उस पर क्या क्या लगने वाला, उस पर छिपी लागत, जिसमें क्या होगा, उस जहाँ पे ज़मीन है उसका टैक्स होगा, बिजली होगी यानी पावर का होगा, इसके बाद मैन पावर जो लगते हैं उनकी पेमेंट और पेंशन और ग्रेच्युटी और वो सब जितना खर्चा आ रहा है। इसके अलावा जब ये तैयार होके माल जाएगा तो ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्ट पे जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूटर कितना लेगा, एडवर्टीजमेंट पे कितना लेगा। ये तमाम चीज़ों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये छिपी लागत और नगरीकरण की हानियाँ क्या है। कह रहा है कि इस पर और भी अर्बनाइजेशन से क्या हानियाँ होती हैं वो भी उसमें जुड़े, घटाया जाएगा। उसमें जितना धन आया, मान लीजिए 1000 करोड़ आया तो उसमें से घटाया जाएगा ही, जो बचेगा वो नेट होगा। इसके बाद क्या होगा, अवकाश और गृहिणी संबंधी सेवाएं, जिसे वेलफेयर स्कीम कहते हैं या नॉन प्रोडक्टिव एसेट कहते हैं, NPA कहते हैं। तो कहेंगे कि भाई इसमें भी खर्चा लगने वाला है कि किसी को आपने अवकाश पे कोई गया है तो प्रोडक्शन कर नहीं रहा है लेकिन उसकी पेमेंट तो बन रही है, और कोई गृहिणी है वो सेवा ले रही है, मैटरनिटी लीव ले रही है, या उसके और भी जो कॉजेज़ हैं उस पर आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये सब घटाएंगे। जितना आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट हुआ उसमें से घटाएंगे तो निकल जाएगा, और ये जिस देश का ज़्यादा होगा उसके अनुसार ये इसका क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। आते हैं मानव विकास सूचकांक में।
देखिए एक नई अवधारणा है मानव विकास सूचकांक। मानव का विकास होना चाहिए भाई, पैसा और रुपया थोड़ा कम रहेगा चलेगा, हैप्पीनेस होनी चाहिए, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, और मानव का विकास होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्वत। मतलब किसका होना चाहिए? मानव का विकास होना चाहिए, मानव खुश होना चाहिए, क्योंकि मानव ही ईश्वर का रूप है। ऐसा तो फिलॉसफी है, लेकिन इकोनॉमिक्स में भी लागू होता है। लेकिन आजकल एक प्रथा चली है कि अर्थ को मानव से ऊपर मानते हैं, मानव की कीमत शून्य मानते हैं, और यहीं पे इकोनॉमिक्स कहता है रुको, तुम्हारी जो व्यवस्था है वो गड़बड़ है, मानव का विकास करिए। और गांधी जी भी कहते थे कि समाज का जब तक अंतिम जो समाज की कतार का जब तक अंतिम व्यक्ति उपेक्षित है, पिछड़ा है, तब तक उस समाज का विकास नहीं माना जाएगा। और अगर आपने मानव का विकास कर लिया, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है क्या हुआ, टोटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। और इसको शुरू करने का जो श्रेय था वो महबूब उल हक, एक बांग्लादेश के इकोनॉमिस्ट थे, उस समय पाकिस्तान में थे, और भारत के थे अमर्त्य सेन। इन दोनों का जॉइंट वेंचर था। बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट वाज ब्रॉट बाय प्रोफेसर महबूब उल हक। वो यूएनडीपी में काम कर रहे थे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टार्टेड बाय यूएनडीपी इन 1990s, और भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म जो आए थे मिस्टर मनमोहन सिंह द्वारा 1991 में लाए गए थे एलपीजी का, उससे एक साल पहले यूएनडीपी ने शुरू किया था, मेनली बाय महबूब उल हक। ये उठ हो गया है भाई, इसका ध्यान देना पड़ेगा ना, प्लस अमर्त्य सेन। इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला था इसी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ह्यूमन वेलफेयर को लेकर के, कि अर्थव्यवस्था में इस तरह से जो है इमोशनल चीज़ें जोड़ने के बाद ये पूरा हो गया कि भाई जब तक आदमी खुश नहीं है, आप जितना भी कमा लें, आप जितना भी भौतिक चीज़ें घर में रख लें, गाड़ी रख लें, बंगला रख लें, सोफ़ा रख लें और ताम झाम रख लें, लेकिन अगर घर में खुशी नहीं है तो उसे क्या इन्होंने माना कि वो हैप्पीनेस नहीं है, मतलब वो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता उसका। तो ये कॉन्सेप्ट दिया था महबूब उल हक और साथ में अमर्त्य सेन ने। और कह रहा है कि हाँ, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है, तो इसमें नॉलेज भी पावर है भाई। नॉलेज है, जीवन प्रत्याशा, कितना कोई जी रहा है भाई, खुश रहेगा तभी तो जिएगा ना, दुखी रहेगा तो फ्रस्ट्रेशन में मर जाएगा। एक्सपेक्टेशन ड्यूरिंग बर्थ, जन्म के समय कितने लोग फ्रेश मतलब जो है हेल्दी हो रहे हैं पैदा। परचेजिंग पावर पैरिटी, कितने खर्च, सबको मिलाने के बाद, ऊपर के सारे कॉन्सेप्ट को जोड़ने के बाद इसमें क्या जोड़ दिया है, लाइफ स्टैंडर्ड। भाई किस तरह से जीवन जी रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं या वैसे ही पुराना जो है समोसा 5 दिन का तला हुआ खा रहे हैं और सूखी रोटी खा रहे हैं और जो है निम्न स्तर की चीज़ें खा रहे हैं, इसका मतलब आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है। ठीक है, काम ज़्यादा कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से डाइट नहीं कर रहे हैं, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने इसको कंडेम किया और कहा कि लाइफस्टाइल भी अच्छी होनी चाहिए, आदमी को खुश भी होना चाहिए, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। एक करंट अफेयर से एक चीज़ मैं जोड़ दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, इसको मैं लिख देता हूँ करंट अफेयर्स, यानी ये आपके करंट अफेयर्स में पूछा जाएगा। जो लोग पीसीएस दे रहे हैं या किसी भी एनटीपीसी दे रहे हैं या दरोगा या पुलिस या लेखपाल, उसमें ये सवाल, ये मान लीजिए कि ये जिंदा सवाल है, बहुत ही आने की संभावना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में देशों का नाम बताइए। तो पहले पे नॉर्वे है, ये 2000 एकदम लेटेस्ट बता रहा हूँ 2022 का, नॉर्वे है पहले पे। नॉर्वे ऊपर का देश है, अब देखिए नॉर्थ पोल की साइड में इसका देश है, ये हमेशा आगे रहता है। दूसरे पे आयरलैंड है, आयरलैंड वो जो इंग्लैंड के बगल में है, ब्रिटेन के बगल में है, जो उसका उपनिवेश भी है। स्विट्जरलैंड है तीसरे पे, और चौथे पे चाइना है और हांगकांग है। इंडिया की पोजीशन 131वीं है, और इसने 8 रैंक का इसमें वो हुआ है कि भाई इसकी जो रैंक हुई है 8 रैंक की इसमें वृद्धि हो गई है, मतलब कंडीशन ख़राब मानी गई है। अब ये कितना मैनिपुलेटेड है, कितना सही है, तो ऊपर वाला जाने। लेकिन ऊपर चलिए ये देखते हैं एसडीआई की मार्किंग कैसे होती है। जिनकी नंबर 0 से 0.548 के बीच में होता है उनका लो एसडीआई होता है, मतलब भारत इसी में आ रहा होगा। 0.565 से 0.698 जिनका नंबर है वो मीडियम में आएंगे, थोड़े से अच्छे माने जाएंगे। और अगर 0.702 से 0.798 है तो अच्छा माना जाएगा, और टॉप क्लास का माना जाता है कि भाई अगर 1 तक का आपका एसडीआई है 0.802, that would be considered very high SDI, and the datas are given. Norway, Ireland, Sweden and India is the very lowest position, that is 131. It was 123 in 2021. So अभी आपने ये समझ लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये काम की चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त है ये, और छोटा ही वीडियो है बट आपके
काम का होगा। इकोनॉमिक्स में इसको स्टेटमेंट के रूप में पूछ सकता है, या फिर फैक्ट के रूप में पूछ सकता है, या कथन कारण दे करके पूछ सकता है, और लोग छोड़ देते हैं और यही गलती कर देते हैं। बिल्कुल हलवा सवाल है, छोड़ के जाइएगा तो आप 2-2, 3-3 सवाल ऐसे छोड़िएगा तो कहाँ मेरिट में बने रहेंगे। चलिए ऐसे ही जी जान लगा के पढ़ते रहिए। उम्मीद है बिहार पीसीएस के डेट आ गए हैं, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम जून में होना है, और लेखपाल की 29 कितने को है, 19 जून को है, हाँ जो भी डेट है, उनकी तैयारियां आप करते रहिए और इन कॉन्सेप्ट को साथ में नोट करते रहिए। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं। जय हिंद।